आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खम्मम नलगुंडा वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग हुई खत्म। वोटों की गिनती होगी 5 जून को। यौम तासीस तकरीबात के इंतजामात को लेकर चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। आंजहानी वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी। वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। साबिक वजीर केटीआर ने हफीजपेट का किया दौरा। बारिश के दौरान छत गिरने से हलाक होने वालों के अहले खाना से की मुलाकात। रियासत के मुश्तरिका अजला खम्मम नलगुंडा वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब की वोटिंग खत्म हो गई है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे खत्म हुई। शाम 4 बजे के बाद भी कतार में खड़े होने वालों को वोट डालने की इजाज़त दी गई। रियासत के 3 मुत्तहिदा अजला खम्मम नलगुंडा वरंगल के 34 असम्बली हलकों में वोट डाले गए। वोटिंग के लिए 3 अजला में 605 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल इंतखाब के लिए 52 उम्मीदवार इंतखाबी मुकाबले में हैं। इलेक्शन ड्यूटी के लिए 3000 एहलकारों को मुतय्यन किया गया था और इंतखाब के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस का वसी बंदोबस्त भी किया गया था। पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई, जबकि वोटों की गिनती 5 जून को होगी। ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए मुत्तहिदा जिले खम्मम और भदादरी कोत्तागुड़म में वोट डाले गए। ग्रेजुएट वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। मुत्तहिदा खम्मम जिले में 173 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जबकि भदादरी कोत्तागुड़म जिले के 23 मंडल्स में 55 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। पोलिंग मराकज के करीब पुलिस का वसीतर बंदोबस्त और दफा 144 नाफिज कर दिया गया था। खम्मम वरंगल नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर कांग्रेस के उम्मीदवार 3 मार मल्लन्ना ने अपनी अहलिया के साथ यादाद्री भुवनगिर जिले के तुर्कापल्ली मंडल जिला परिषद हाई स्कूल में वोट डाला। वोट डालने के बाद 3 मार मल्लन्ना ने मीडिया से बातचीत की। ఎలక్షన్ కమిషన్ గుర్తించి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జరిగినటువంటి నాకు ఓటు హక్కు ఇచ్చింది. సో మరి అది ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా చీట్ చేసినట్టు ఒక రకంగా చెప్తే వాళ్ళని కూడా అవమానించినట్టే. ఇక్కడ ఒకటి బిట్స్ పిలానీలో చదివినటువంటి అభ్యర్థికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదివితే పల్లి పట్టాను చేయాలా, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో చదివితే పల్లి పట్టాను చేయాలా. ఈ 5 తారీఖు రిజల్ట్ వస్తుంది కదా, పల్లి పట్టానీల సంగతి మొత్తం తెలిసిపోతుంది. जबकि इधर वरंगल खम्मम नलगुंडा की ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के इंतखाब में बीआरएस के उम्मीदवार राकेश रेड्डी ने हनमकुंडा में अपने वोट का इस्तेमाल किया। कानून साज काउंसिल के इंतखाब के जिमन में हनमकुंडा में पुलिस का वसी बंदोबस्त भी देखा गया। ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ సెలక్షన్ హన్మకొండ డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన దగ్గర 67 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో పోలింగ్ కమెన్స్మెంట్ కూడా అయిపోయింది. సో ఆల్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి రిక్వెస్ట్ దాన్ని మీరు డెఫినెట్లీ ఓట్ యూటిలైజ్ చేయండి. ఈరోజు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో హీట్ కండిషన్స్ బట్టి ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, షేడ్ నెట్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. గత లోక్సభ ఎలక్షన్ ఈసారి కూడా 5% ఇంక్రీజ్ చూసాము ఇన్ పోలింగ్ పర్సంటేజ్. సో మనం మళ్ళీ అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేద్దాం, డెఫినెట్లీ ఓట్ వేయండి. థ్యాంక్ యూ. ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब के ज़िमन में जनगांव बीआरएस पार्टी के रुकने असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी ने जनगांव के एक स्कूल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। वोट डालने के बाद रुकने असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बातचीत की। ఈ రోజున వరంగల్ నల్గొండ ఖమ్మం పట్టభద్ర నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక జరుగుతుంది. నన్ను గతంలో 2015లో 2021లో ఇదే నియోజకవర్గం అద్భుతంగా ఆశీర్వదించింది. నేను జనగామ ప్రజల సేవ కోసం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జనగామ ప్రజలు కూడా నన్ను ఆశీర్వదించారు. అందువల్ల ఖాళీ అయిన ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక ఈరోజు జరుగుతున్నది. గత 15 రోజులుగా ప్రచారం హోరెత్తించిండ్రు. कानून साज काउंसिल के इंतखाब में साबिक नायब वजीर आला वो स्टेशन घनपुर के रुकने असेंबली वो कांग्रेस लीडर कडियम श्रीहरि ने हनमकुंडा के प्रशांत नगर तेजस्वी हाई स्कूल में अपना वोट डाला।
वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर हनमकुंडा कलेक्टर सक्ता पटनायक ने हनमकुंडा के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर कलेक्टर सक्ता पटनायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोटिंग के लिए तमाम पोलिंग स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए गए थे। ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్ సెలక్షన్ హన్మకొండ డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మన దగ్గర 67 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో పోలింగ్ కమెన్స్మెంట్ కూడా అయిపోయింది. ఈరోజు ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో హీట్ కండిషన్స్ బట్టి ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, షేడ్ నెట్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. గత లోక్సభ ఎలక్షన్ ఈసారి కూడా 5% ఇంక్రీజ్ చూసాము ఇన్ పోలింగ్ పర్సంటేజ్. ఈసారి ఎమ్మెల్సీ గ్రాడ్యుయేట్స్ చూస్తే ఇది డినోవో ఎన్రోల్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే ఫ్రెష్ నుంచి ఎలక్టోరల్ రోల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఈసారి దాదాపు అంత ఇంక్రీజ్ లేదు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్స్లో, కానీ డినోవో ఎన్రోల్మెంట్ కాబట్టి అందరూ రీసెంట్గా ఎన్రోల్ చేసి ఉంటారు, అందరి మైండ్లో ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. సో మీడియా ద్వారా అందరి ద్వారా మనకు అదే రిక్వెస్ట్ దట్ విఐఎస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేశాము. 67 పోలింగ్ స్టేషన్స్లో షేడ్ నెట్స్, డ్రింకింగ్ వాటర్, తర్వాత క్యూయింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఓటింగ్ ఫెసిలిటేషన్ కోసం బయట పోస్టర్స్, హౌ టు ఓట్, ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ కాబట్టి హౌ టు ఓట్ అది ఒక वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज जानजहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को खिराज अक़ीदत पेश किया। जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी के मौके पर रेवंत रेड्डी ने अपनी क़यामगाह पर जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर रियासती वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ़ कर दी थी। उनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तेलंगाना की यौम तासीस के मौके पर जया है तेलंगाना गीत की इजराई अमल में आएगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से गीतकार वंदेश्री और संगीतकार MM किरवानी ने मुलाकात की। 2 जून को तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इसी दौरान खुसूसी गीत जया है तेलंगाना को जारी किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस गीत को सरकारी प्रोग्राम में जारी करने का फैसला किया, जिसे पहले ही रियासत का सरकारी गीत करार दिया गया है। रियासत की यौम तासीस तकरीब के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। इसी दौरान इन्होंने कहा कि 2 जून की रात टैंक बंड पर आतिशबाजी की जाएगी, लेजर शो का एहतमाम होगा। गन पार्क पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर रियासती गीत का इफ्तिताह होगा। शाम 7 बजे था 9 बजे तक टैंक बंड पर फनकारों का कार्निवाल होगा। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने यौम तासीस तकरीब को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया। अपने आप को मुल्क का मजबूत वजीर आजम कहने वाले नरेंद्र मोदी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये कहना है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर महेश कुमार गौड़ का। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में ही चीन ने हिंदुस्तान की कई किलोमीटर अराजी पर कब्जा किया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त होगी। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत अब बनने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। महेश कुमार गौड़ ने नरेंद्र मोदी को अब तक का सबसे कमजोर वजीर आजम करार दिया। ठीक हम मानते हैं, लेकिन ही इज द वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर सीन इन द कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी रहते वक्त ही चाइना में कंट्री ने बॉर्डर पे कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के आके भारत देश की भूमि को आक्रमण किया है। सो हाउ कैन मोदी बी ए स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर? और इंडिया अलायंस के बारे में होश खो के बात कर रहे हैं। He knows that he is losing. Prime Minister Modi perfectly knows that he is losing good number of seats in Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh, and even in South also. So India alliance is coming to power. That Modi knows very well. Out of frustration he is talking all. सच्चा ईमानदारी और देशभक्त कोई है वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस पार्टी में जितने देशभक्त लोग हैं कोई और पार्टी में नहीं है। बीजेपी पार्टी वाले ना फ्रीडम मूवमेंट में भागते, ना बाद के इंडिया कंस्ट्रक्शन में भागते। सिर्फ कास्ट और कम्युनिटी के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों का दिन अभी हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी द लास्ट टर्म ही इज लूजिंग इलेक्शंस।
तेलंगाना भर में अनजहानी वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी मनाई गई। हैदराबाद के इलाके एबिट्स पर वाक़ई मुजस्समा जवाहरलाल नेहरू पर आज कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जानिब से फूल मालाएं पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव और दीगर मौजूद थे। हनुमंत राव ने कहा कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान सुई भी बनाने के काबिल नहीं था, आज हिंदुस्तान मिसाइल बनाने के काबिल बन गया है। ये सब जवाहरलाल नेहरू की काविशों का नतीजा है और इस अजीम लीडर को हनुमंत राव और दीगर ने भी खिराज अकीदत पेश किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका जयंती का दिन है। आज भी नरेंद्र मोदी नेहरू को हटा के वीर सावरकर को लीडर बनाना चाह रहे, मगर उस वक्त एक सुई भी तैयार नहीं होता था हिंदुस्तान में। वैसा देश में पंचवर्ष प्रणाली का लगाया, पब्लिक सेक्टर बनाया, उसमें हर नौजवान को नौकरी दिए और खवातीन को नौकरी दिए। उसी वजह से आज वो पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेटों को बेचने का काम कर रहा और नेहरू को बुलाने का काम कर रहे। वीर सावरकर जैसा देशभक्ति है बोलता उन्हें, का देशभक्ति उन्हें जेल में से अपॉलॉजी ब्रिटिश सरकार को बोल के बाहर आया। वही नेहरू कितने साल जेल में था। महात्मा गांधी के नक्शे कदम पे चल के देश को आजादी लेने वाले को हर नौजवान और खवातीन याद रखना चाहिए। जब तक ये देश रहेगा, जब तक भारत देश रहेगा, नेहरू का यादगार हर एक आदमी याद रखना चाहिए, उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। आज उनका देहांत का दिन है। मेरा उनको संताप देते हुए हर नौजवान और खवातीन। लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद बीआरएस पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बीआरएस पार्टी अवाम में अपना विकार खो चुकी है। जिला मेदक के नरसापुर में मीडिया से बात करते हुए पीसीसी के सेक्रेटरी ए राजी रेड्डी ने यह बात कहा कि धान की खरीदारी के लिए हुकूमत संजीदा है। राजी रेड्डी ने कहा कि बीआरएस को कांग्रेस पर तनकीद करने का कोई हक नहीं बनता। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी के सदर अंजया गौड़, सीनियर लीडर श्रीनिवास गुप्ता, सुहासिनी रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। 3 నెలల్లో మరి అంత భారీ బడ్జెట్తో కూడుకున్న పథకాలను ఎట్లా అమలు 3 నెలల్లో చేస్తారో ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం హరీష్ రావు గారికి ఉన్నది. ఆయన కూడా మంత్రిగా పనిచేసిండు. ఎన్నో సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఇంత దిగజారిపోవడానికి కారణం ఏంటి? అధికారానికి దూరం అయిపోతే తట్టుకోలేని ఆవేదన నుంచి వచ్చినాయా మాటలు ఇవన్నీ నేను ఈరోజు హరీష్ రావు గారిని అడుగుతున్నాను. మరి అదే కాకుండా మీరందరూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రైతుల కొనుగోలు కేంద్రాలు గమనించింది. మరి ఏ విధంగా ఇక్కడ రైతులను వ్యాపారస్తులు కానీ మరి రైస్ మిల్లర్స్ కానీ ఏ విధంగా ప్రభుత్వాన్ని కొల్లగొట్టారు. నర్సాపూర్కి వచ్చిన నిధులను అన్ని తీసుకుపోయిన తర్వాత నీ మామ కాన్స్టిట్యూన్సీలో నీ బాంబర్ది కాన్స్టిట్యూన్సీలో నీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో పెట్టుకున్నావు. నర్సాపూర్ ఆ రోజు గుర్తు రాలేదా? నర్సాపూర్లో తర్వాత 100 పడకల హాస్పిటల్ ఉంటే 75 పడకలు చేశారు మీ ఆయంలోనే. ఈరోజు డిగ్రీ కాలేజీకి లేదు, పీజీ కాలేజీకి లేదు, అన్ని కూడా మారుమూల ప్రాంతాలు। कल हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ हुई धुआंधार बारिश की वजह से हफीजपेट साई नगर कॉलोनी में 2 लोगों की मौत वाक़ई हुई। केटीआर ने उनके घर पहुंचकर अहले खाना को पुरसा दिया और तेज हवाओं की वजह से करीब में वाक़े मकान का छत उखड़कर समद और रशीद पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। आज केटीआर ने अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें बीआरएस पार्टी की जानिब से फीकस 1-1 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि कल रियासत भर में हुई तेज बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हुई। केटीआर ने मुतासरीन को मुआवजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। ఏదైతే అకాల వర్షం అదేవిధంగా గాలి దుమారం వచ్చిందో ఆ ఘటనలో మరి ఇక్కడ ఇద్దరు దురదృష్టవశాత్తు ఒక 51 ఏళ్ల అడ్వకేట్ గారు, అదేవిధంగా ఒక 3.5 సంవత్సరాల వయసు గల ఒక బాబు, నిద్రపోతున్న బాబు, ఇద్దరు కూడా దురదృష్టవశాత్తు మరణించడం జరిగింది। మరి ఆ గాలి దుమారం వల్ల ఒక దగ్గర పైన ఉన్న పారాపిట్ వాల్ ఏదైతే పైన కట్టిన కాంపౌండ్ వాల్ ఉందో అది విరిగి పడిపోవడం, ఇక్కడేమో పైనుంచి వచ్చి రాళ్ళు వారు పడుకున్న ఇంట్లో వచ్చి డైరెక్ట్గా పడడం, ఆ పడుకున్న బాబు మీద పడడం వల్ల ఇద్దరు కూడా మరణించడం జరిగింది। ఆ 2 కుటుంబాలను కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే శేర్లింగంపల్లి గాంధీ గారు, నేను, అదేవిధంగా మా గౌరవ కార్పొరేటర్లు
నాగేందర్ యాదవ్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, ఇంకా ఇతరులందరం కూడా కలిసి और इधर नागर कर्नूल में भी कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई थी। इस बारिश की वजह से नागर कर्नूल असेंबली हलके में 8 अफराद की मौत हुई और बाज़ अफराद जख्मी हुए। नागर कर्नूल के कांग्रेस रुकने असेंबली के राजेश रेड्डी और नागर कर्नूल लोकसभा उम्मीदवार मल्लू रवि ने मुनहदिम होने वाले मकान का जायजा लिया और हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का भी उन्हें यकीन दिलाया गया। नागर कर्नूल बीआरएस के साबिक रुकने असेंबली एम जनार्दन रेड्डी ने बारिश की वजह से हलाक होने वाले अफराद के अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और सरकारी अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। बांसवाड़ा के कई मवाजियात में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई घरों के शेड्स भी उड़ गए और इसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा कई मुकामात पर दरख्त से जड़ से उखड़ गए और बरक़ी सरबराही में रुकावट भी देखी गई। महकमे बरक़ी के ओहदेदारों ने अपनी कोशिशों के जरिए बरक़ी को बहाल किया। बांसवाड़ा असेंबली हलके के कोटगीर मंडल के जलपल्ली में तेज तूफानी हवाओं और बारिश की वजह से घरों के शेड्स उड़ गए। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिका कोऑप्शन मेंबर डॉक्टर एम.ए. हकीम ने बारिश से मुतासिर होने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए उन्हें माली इमदाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में गरीब आवाम की खिदमत करना सबका फर्ज बनता है। सरकारी तांडा जल्लापल्ली फारंలో పట్టిరా ఇంటి 5 రూమ్ల కప్పు కూడా ఎగిరిపోవడం చాలా బాధాకరం। ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ తొందరగా చర్య తీసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆర్థిక సాయం అందిస్తే వాళ్ళు తొందరగా కోలుకుంటాయి। కానీ ఇట్టి పరిస్థితి అయినా ఏ అధికారి కూడా ఇక్కడ రాకపోవడం చాలా శోచనీయం। ఎవరు వచ్చి చూడకపోవడం, కనీసం ఎంఆర్ఓ కానీ ఎండిఓ కానీ ఆఫీస్ నుంచి ఒక అటెండర్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి చూడక, కనీసం ఊర్లో ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కూడా तेलंगाना से जुमला 11,460 आज़मीन हज मदीने मुनव्वरा पहुंच चुके हैं और वहां से वो मक्का जाएंगे और उम्रे की अदायगी के बाद हज की तैयारियां शुरू होंगी। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन ने ये बात कही। हज कमेटी की जानिब से हैदराबाद एम्बार्गेशन पॉइंट से हज को जाने वाले आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने आज़मीन हज की रवानगी में जिन महकमों ने ताउन किया था उन तमाम का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज को फराहम की गई सहूलियात पर भी इन्होंने रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। फजल करम रहा। 11,416 आज़मीन हज इस साल तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हुए हैं। जो टोटल 38 फ्लाइट्स थे, जो 38वां फ्लाइट जो लास्ट फ्लाइट था, अभी वो एक 10-15 मिनट में एयरपोर्ट से टेक ऑफ होगा। तो तेलंगाना की हिस्ट्री में नहीं बल्कि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के हिस्ट्री में भी कभी भी इतनी तादाद में हाजियां जाने को नहीं देखा गया था। तो ये अल्लाह की मर्जी थी, ये फर्स्ट टाइम है, ये तेलंगाना का रिकॉर्ड है जो 11,416 हाजी इस मरतबा रवाना। जिले आसिफाबाद दहीगांव मंडल के महकमे ज़राअत के ऑफिसर वंशी कृष्णा को एसीबी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ज़राए के मुताबिक वंशी कृष्णा ने फर्टिलाइजर शॉप के मालिक से लाइसेंस जारी करने के लिए रकम की मांग की थी, जिस पर फर्टिलाइजर शॉप के मालिक ने इसकी शिकायत एसीबी के ओहदेदारों से कर डाली। एसीबी के ओहदेदारों ने अपनी कार्रवाई के जरिए वंशी कृष्णा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और इस मामले में केस भी दर्ज किया। मज़ीद तहकीकात जारी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। खम्मम नलगुंडा वरंगल ग्रेजुएट कानून साज काउंसिल के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग हुई खत्म। काउंसिल के इंतखाब के वोटों की गिनती होगी 5 जून को। जमे तासीस तकरीबात के इंतजामात को लेकर चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास, ओहदेदारों को दी जरूरी हिदायत।
जहानी वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की 60वीं बरसी, वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। साबिक वजीर KTR ने हफीज पेट का किया दौरा, बारिश के दौरान छत गिरने से हलाक होने वालों के अहले खाना से की मुलाकात। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।